इतना करोगे कि शेड्यूल वाली दवाई लगोगे तो 99% जो ये शिकायतें ख़त्म हो जाएगी, 99%। इस कहा था कि मैंने एज पर शेड्यूल दवाई छिड़की तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, बाग जल गया या स्के बहुत ज़्यादा आ गई। मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही फ्री होगा, लेकिन 4% 5% उससे ज़्यादा की आप तालमेल रखोगे डिपार्टमेंट के साथ, उनके एक्सपर्ट्स के साथ, तो इन टच रहोगे, तब कहीं जाके आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने मतलब दुकानदार के कहने पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, वही दवाइयाँ लगाई, वही खाद लगाई, तो फिर तो नुकसान होना ही होना है, नुकसान तो होना ही है। जी जी नाज़रीन, आज हमने मुलाकात के इस प्रोग्राम में दावत दी है ज़हूर साहब को, जो हॉर्टिकल्चर चीफ है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आज हम इनसे जानना चाहेंगे, जो नाज़रीन की ख्वाहिश है उसके मुताबिक हॉर्टिकल्चर महकमा की अहमियत क्या है, हॉर्टिकल्चर महकमे की इफ़ादियत क्या है, हॉर्टिकल्चर महकमा वजूद में आया क्यों। आज और भी बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, मगर सबसे पहले हम इनसे जानना ये चाहेंगे कि एक महकमा एग्रीकल्चर भी है, इनका एक पैरेलल महकमा और है, एग्रीकल्चर है, महकमा ज़राअत उर्दू में उसे कहते हैं, और महकमा हॉर्टिकल्चर को उर्दू में महकमा बागबानी कहते हैं। तो ये दो महकमे जो है इस वक्त स्टेट में काम कर रहे हैं। सरकार को ये दो महकमे बनाने की क्या ज़रूरत थी? हॉर्टिकल्चर का सेक्टर अगर बना है तो क्या वो एग्रीकल्चर को संभाल नहीं सकता था? तो सबसे पहले हम ज़हूर साहब से यही जानना चाहेंगे कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है। देखिए गुलाम हसन साहब, पहले मैं अपने सामीन को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करना चाहता हूँ। दूसरा जो आपने ये सवाल किया, ये पहले एक ही डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जी। तो बाद में जब वसत दी गई, खासकर हॉर्टिकल्चर की ज़्यादा वसत यहाँ लग गई कश्मीर में। सारी कश्मीर जो स्टेट है वो हॉर्टिकल्चर स्टेट ही है बेसिकली, क्योंकि यहाँ जो लाइवलीहुड है वो हॉर्टिकल्चर पर ही डिपेंड है। जी। तो डिपार्टमेंट अलग किया गया ताकि जिसे हम कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर, ताकि ज़्यादा देखभाल हो सके। बाद में यूनिवर्सिटी भी इससे निकली जी। तो जो भी हॉर्टिकल्चर अब स्कीम जो आ रही हैं वो नहीं, पहले ये बात करेंगे हम सर, हॉर्टिकल्चर महकमे ने बागबानी ली है, हाँ, और एग्रीकल्चर ने क्या लिया है? एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स आते हैं, अच्छा, ये क्रॉप वाइज है, पैडी फील्ड्स है वगैरह वगैरह। हॉर्टिकल्चर बेसिकली फ्रूट्स डिपेंड करता है। हाँ, बागबानी से, ग्रोवरों से इसका ताल्लुक है। बिल्कुल, ये भी ग्रोवर से ताल्लुक है। उसमें जो चाहे फ्रेश फ्रूट्स हो और ड्राई फ्रूट्स है, वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर में आते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर में आता है उसमें वेजिटेबल्स आपके आते हैं, उसमें जो क्रॉप जैसे पैडी है, मेज है, या गंदम है, या बाकी जो भी क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स वो आते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये क्रॉप्स अलग अलग हैं। अब चूँकि नेशनल लेवल पर बेसिकली वहाँ जब आप कश्मीर से बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा जैसे सैफरान, वो भी वहाँ हॉर्टिकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स वो भी वहाँ हॉर्टिकल्चर में। अच्छा। इवन फ्लोरिकल्चर भी वहाँ हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर के ही पार्ट है। अच्छा। लेकिन अब गवर्नमेंट की बाद में ये पॉलिसी बनी है कि नहीं हॉर्टिकल्चर का, क्योंकि ये काम यहाँ ज़्यादा है, खासकर फ्रूट्स का, इसलिए उन जैसे सैफरान यहाँ एग्रीकल्चर के साथ रखा गया है। अच्छा। लेकिन फ्लोरिकल्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट है। ठीक। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि कहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से उसको लेगी। लेकिन जो सेंट्रल स्कीम्स आती हैं वो उस हिसाब से आती हैं कि इसमें जो स्कीम्स। अच्छा, पहले ज़हूर साहब नाम क्या था जब पहले एक ही डिपार्टमेंट था? ये एग्रीकल्चर के नाम से या हॉर्टिकल्चर? आज भी इसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही कहते हैं, क्योंकि सेक्रेटरीट लेवल पर ही एक ही डिपार्ट है। अच्छा। यानी कि फिर ज़रूरत पड़ी कि वाइडनिंग हुई है, आबादी यहाँ बढ़ गई है, काम बढ़ गया है, तो फिर लेवल पर ये अलग अलग है। अदरवाइज सेक्रेटरीट लेवल में ये सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही है। अच्छा, इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, महकमा बागबानी हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आपका है, आप उनके चीफ है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। तो इसकी इफादियत क्या है लोगों में, इसका वजूद क्यों आ गया? तो वो तो आप पहले ही बताए हैं, मगर इसकी इफादियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है लोगों में, और इसका काम काज क्या है? ज़रा थोड़ा समझाइए नाजरीन को। अक्सर बेशतर लोग ये जानते नहीं हैं कि
ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اور ایگریکلچر میں کیا فرق ہے؟ جانا ہوتا ہے ہارٹیکلچر میں، جاتے ہیں ایگریکلچر میں، تو تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں گے آپ جناب؟ مجھے نہیں لگتا اب آج کل یہ ایسا ہوگا کہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ایٹ لیسٹ بائی نیم سر سارے ہارٹیکلچر کے ساتھ اب جو بیسیکلی نان گھر بھی ہے اس کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی یا آڑو کا یا پیئر کا یا پلم کا یا ایپل کا پیڑ لگا ہی رہتا ہے، وہ بھی ہارٹیکلچر کے ساتھ جڑا ہے، ہاں ہر ایک بات. جی جی جی. تو اس لیے آپ جسے جو ہم کہتے ہیں کہ 70% آبادی مطلب ہارٹیکلچر پر ہے، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ایٹ لیسٹ چاہے بیک یارڈ پلانٹیشن یا سامنے کسی کے ساتھ تھوڑی بہت بھی زمین ہے وہ کچھ نہ کچھ لگاتا ہی رہتا ہے. تو اس سے جسے ہم ایک ورڈ میں ہم کہیں گے ہالسٹک ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر، یعنی مربوط ترقی. ایک ڈپارٹمنٹ مربوط ترقی ہر فیلڈ میں ایک مربوط ترقی کیسے ڈپارٹمنٹ کریں، اس کے لیے انہوں نے الگ سے ڈپارٹمنٹس بنائے تاکہ اس کی پوری دیکھ بھال ہو سکے. تو اس میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اب اگر آپ پچھلے اعداد و شمار دیکھو گے کہ کشمیر میں ہارٹیکلچر کیا تھا اور اب کس وقت، اب آپ کسی بھی جگہ جائیے، کسی بھی پہاڑ پر جائیے، کسی بھی جسے کہتے ہیں کیرے والا علاقے پہ جائے، دور دراز علاقے پہ، وہاں بھی آپ کو باغ دکھیں. باغ کے بغیر اب بالکل اب ایسی سچویشن، خاص کر میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات کرتا ہوں کہ اٹ از سیچوریٹڈ نا. اب آپ کو زمین نہیں ملتی کہ لگائیں گے کہاں پر، کیونکہ جو بیسیکلی لینڈ ہے وہ ساری آکیپائڈ ہے، وہ خالی نہیں ہے. اب میں صرف ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات کرتا ہوں، جیسے یہاں 30,000 ہیکٹیئرس ہیں انڈر ہارٹیکلچر، فریش فروٹس پلس 30,000 وہ ہو گئے 6 لاکھ کنال. تو آپ جائیے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں کسی بھی جگہ جائیے، ایون یہاں ڈنگے وچا سائڈ جائیے، اوڑی سائڈ جائیے، یہاں کنگروسا سائڈ جائیے، یہاں آپ مطلب سائڈ جائیے، آپ کو کسی بھی جگہ آپ زمین خالی نہیں مل رہی. جو واٹر لاگڈ ایریا ہے نیچے پیڈی لینڈ ہے، باقی جو خشکی لینڈ ہے اس میں سارے میں باغ لگے ہوئے ہیں. بلکہ ہمیں اب یہ پرابلم ہو رہی ہے، جو ہائی ڈینسٹی اب ہمارا آ رہا ہے تو لوگوں کے پاس بیسیکلی زمین نہیں ہے، وہ کنورٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر کو، کنورٹ کر رہے ہیں، پرانے پیڑ کاٹ رہے ہیں تو نہیں لگا رہے ہیں. چلو وہ ٹھیک تھا اگر پرانے پیڑ لگاتے وہ لیکن وہ پیڈی فیلڈ کو لگا رہے ہیں، اس میں برائی کرتے ہیں یا کچھ اور طریقہ کرتے ہیں تو اس میں وہ لگاتے ہیں. وہ یہاں مسئلہ ہے خاص کر ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں. تو جو یہاں ہمارے میں اب ڈائریکٹ آؤں گا کہ جو ہمارے فروٹس ہیں خاص کر ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے، تو وہ کیا ہے؟ زیادہ تر یہاں ایپل ہے. ایپل پروڈکشن ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ساری ڈسٹرکٹس میں، ساری کشمیر میں، بلکہ سارے انڈیا میں. تو تقریباً 52 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں ساری انڈیا میں جہاں ایپل کی کاشت ہوتی ہے، کشمیر سے باہر بھی. 52 ڈسٹرکٹس انڈیا میں جہاں یہ باغبانی کی جاتی ہے، جہاں ایپل کی باغبانی، وہی باغبانی کی جاتی ہے، ایپل کی، سیب کی، ایپل کی کاشت، ہاں سیب کی کاشت کی جاتی ہے. لیکن ان 52 ڈسٹرکٹس میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ نمبر 1 ہے، نمبر 1 پر. اس کی وجہ یہ ہے ایک تو سب سے زیادہ ایریا یہاں پر ہی ہے ایپل کا ہے، ہاں تقریباً 25,000 ہیکٹر تو ایپل کے انڈر ہی ہے. تو پروڈکشن بھی یہاں ہی زیادہ ہے، تقریباً 5 لاکھ میٹرک ٹن. 5 لاکھ میٹرک ٹن ہم ہر سال سیب دے رہے ہیں ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے، اور اس کا زر مبادلہ بھی کثیر ہوگا. تو تیسرا ہے کہ پروڈکٹیوٹی سے پروڈکٹیوٹی ہے، پروڈکشن پر یونٹ ایریا تقریباً 20 میٹرک ٹنز پر ہیکٹر، یہ بھی سب سے زیادہ کافی ہے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں، یہ بھی کافی ہے. ہاں تو باقی ڈسٹرکٹس میں آپ دیکھو گے اکنامکلی تو یہ بیک بون ہے، اکنامکلی بیک ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی پرٹیکولرلی. بالکل اگر آپ کمپیئر اور اوور آل تو پورے کشمیر کی ہے. جیسے آپ کمپیئر کرو گے اس کی پروڈکٹیوٹی، جیسے میں کہوں گا کہ جیسے ڈسٹرکٹ کپواڑہ ہے تو وہاں کی پروڈکٹیوٹی 15 میٹرک ٹن ہی ہے، بڑگام ہے 10 ہی ہے، سری نگر ہے وہی 10 11 12، باقی کا اتنا ہی نکلتا ہے 10 12 15، یعنی کہ ساری فہرست ڈسٹرکٹ بارہمولہ ہے. اچھا سر، ہم یہاں پہ ایک تھوڑی سی جاننا چاہیں گے کہ ہارٹیکلچر سیکٹر میں ہارٹیکلچر محکمہ کا کام کاج کس طرح سے دیہاتی علاقوں تک کس طرح سے جا رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا اس میں وضاحت کریں گے. یا شہری علاقوں میں باغ ہوتے ہیں یا قصبہ جات قصبی جو قصبہ ہے یہاں ڈسٹرکٹ بارہمولہ، ان کے بھی باغات ہوتے ہیں. تو آپ کا وہ پلان کس طرح سے ہے، اڈاپٹ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیہات کا، قصبہ جات کا، شہر کا، تو کیا روسٹر بنا ہے آپ کا کام کاج کا؟ ہمارا جو بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف کنسرن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فارمر. اب فارمر دیہات میں ہے، گاؤں میں ہے، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھو گے جیسے یہ ٹاؤنز میں تو کافی باغ والے ہیں. جی. چلو اگر ٹاؤن میں ان کا باغ نہیں ہے تو لیکن انہیں کے باغ باقی جگہوں پر ہے، اس لیے وہ ہمارے پاس فارمر ہے. تو ہمارے پاس ایک سروے ہوتی ہے،
ایک ہارٹیکلچر کا پاس بک ہوتا ہے جو یہ رجسٹرڈ ہے. جیسے یہاں ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ہمیں 1,20,000 فارمرس رجسٹرڈ ہے. 1,20,000 فارمرس. تو 1,00,000 رجسٹرڈ ہے. اس کا مطلب 1,20,000 لوگوں کے پاس باغ ہے. کم ہے یا زیادہ ہے وہ الگ بات لیکن ہے باغ والا. اب جس کے پاس 1 کنال کا باغ بھی ہے وہ بھی باغ والا ہے. جس کے پاس 100 کنال باغ ہے وہ بھی باغ والا ہے. لیکن زیادہ تر باغ والے مارجنل ہیں, چھوٹے چھوٹے, جسے 8 کنال 6 کنال 7 کنال 5 کنال ہے. تو بڑے باغ والے یہاں کم ہی ہیں کیونکہ بائیفرکیشن آف زمین آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتا ہے تو زیادہ بڑے فارمرز اب نہیں رہے. لیکن ہمارا جو سارا کنسرن ہے اور جو ساری اسکیمز ہیں وہ انہی 1,20,000 جو میں کہتا ہوں انہی پر لاگو ہے. اب ہارٹیکلچر کیا کرتا ہے؟ مین ہمارے بہت سارے کام, ایک تو ڈیولپمنٹ کام ہے ہی, دوسرا یہ ہے کہ ایک لنک یونیورسٹی کے درمیان اور جو فارمر کے درمیان وہ ہمارا مین کام ہے. کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ سیب میں یہ کافی جسے کہتے ہیں ہم ایک سینسٹیو کراپ, بہت سارے ڈیزیز اس میں آتے ہیں, بہت سارے انسیکٹس آتے ہیں, بہت سارے پیسٹس آتے ہیں. اب فیلڈ پر یہ نظر گزر رکھنا اور اس کی اطلاع پھر یونیورسٹی کو دینا, کیونکہ یونیورسٹی کا محکمہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے. یونیورسٹی کا عملہ یونیورسٹی میں ہی ہوتا ہے. بالکل ان کا کام ہے ریسرچ. اب ریسرچ کر کے پھر وہ کیا نکلتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم پھر وہی ریسرچ فارمر کو بتاتے ہیں. جیسے اس سال آپ دیکھو گے کہ مطلب ایک تو یونیورسٹی نے بھی کافی کام کیا اور ڈپارٹمنٹ نے بھی, اور خاص کر فارمرس جس حساب سے اس سال تال میل رہا پچھلے کئی برسوں میں نہیں رہا. تو اس سال آپ دیکھو گے کہ آپ کو سکیپ بالکل یہ بہت کم, کسی باغ میں 4-5% ملے گا. ادروائز موسٹ آف آور آرچرڈ جو ہیں وہ سکیپ فری ہیں, کیونکہ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اس وقت ڈپارٹمنٹ کا, اور ڈپارٹمنٹ نے بھی تال میل رکھا لوگوں کے ساتھ. ہم نے جو ایڈوائسز دی, جو ایڈوائزری یونیورسٹی سے آئی اور جو ایڈوائس ہم نے دے دی فارمر کو, فارمر اسی کے حساب سے چلے. تو بہت کم شکایت اس وقت, حالانکہ شکایتیں آئی لیکن اتنی زیادہ پیمانے پر نہیں آئی. تو آپ کو ایک آدھ باغ کسی جگہ جو مطلب نیگلیکٹڈ ہو تو وہاں کو سکیپ ملے گی. ادروائز ہماری باغ اس سال بالکل ہی فری ہے. ہاں ایک مسئلہ رہا وہ تو موسم کے ساتھ ڈپینڈ ہے کہ اس سال فروٹ سیٹ کم رہا, خاص کر جو پلین علاقہ ہے. جو ہمارا کیرے علاقہ ہے وہاں فروٹ سیٹ ہمارا ٹھیک ہے, جو نارمل فروٹ سیٹ ہے وہی ہے. تو اس کی وجہ زیادہ موسمی حالات ہیں. تو موسمی حالات کا تو کنٹرول مطلب نہ فارمر کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے. تو وہ بیچ میں وہ مسئلہ آتا ہے. لیکن جہاں تک ڈیزیز کنٹرول کا یا فرٹیلائزرس کو لگانا اور فرٹیلائزر کا اویلیبل رکھنا, اس طرح دوا پاشی کرنا اور دوا پاشی اویلیبل رکھنا مارکیٹ میں, اور ان کو ٹیسٹنگ کرنا, چیک کرنا, اور فارمر کو بتانا کہ یہ دوائی خراب ہے, یہ دوائی صحیح ہے. تو یہ مین چیز ہے جس پر آج یہ زیادہ, کیونکہ ہماری اکانومی ہے جو بیسیکلی ایپل پر ہی ڈپینڈ ہے. اگر ایپل کا کراپ ہمیں ٹھیک ہوا تو پھر ٹھیک ٹھاک چلے گا. اگر ایپل کا کراپ ہمیں خدا نہ خواستہ اس میں کوئی جو پرابلم آتی ہے سیٹ بیک ملے گا, تو ایک بڑا سیٹ بیک ملتا ہے فارمر کو. حالانکہ باقی کراپس بھی ہیں جیسے چیری ہے, یا زیادہ ٹنگ مرگ سائڈ ہی ہوتا ہے, اسٹرابیری ہے وہ بھی اسی سائڈ, کیونکہ اس کا ڈپینڈ جو خاص کر یہ 2 پیریشیبل پروڈکٹس ہیں, اس کی پروڈکشن بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ٹورسٹ سیزن. اگر آپ کے ٹورسٹس آتے ہیں تو ایک تو اس کے ریٹ بھی ملتے ہیں اور لوگ بھی اس کا پھر بڑھاوا دیتے ہیں, ایریا بڑھاتے ہیں. تو پچھلے آپ دیکھیں گے 10-12 سال سے اگر آپ دیکھو گے تو اسٹرابیری کا جو ایریا ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اب ٹورسٹ اس حساب سے نہیں آ رہا ہے, اس سے لوگ نہیں لگا رہے ہیں اسٹرابیری. تو لیکن چیری کا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ چیری اب حالانکہ پچھلے سال کافی نقصان ہوا کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاز نہیں ہوتے. اب اس سال تو جہاز چل رہے ہیں. تو اس وقت چیری کا آپ مارکیٹ میں دیکھو کہ بڑا اچھا, اس کے ریٹ بھی اچھے آ رہے ہیں اور پروڈکٹ بھی اچھا آ رہا ہے مارکیٹ میں. تو مطلب اچھے پیسے بھی اچھے مل رہے ہیں, گروور پیسے بھی مل رہے ہیں اور باہر بھی جا رہے ہیں. اچھا گروور صاحب, یہاں ہم ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہارٹیکلچر میں یا ایگریکلچر میں یہ فیلڈ آفیسرس ہوتے ہیں, اے ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں سائٹ پر جاتے ہیں, کسانوں سے بات کرتے ہیں, وہاں سے سیمپلنگ لیتے ہیں, زمین کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, باقی زراعت کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. وہ وقت پر ان کو بول رہے ہیں کب کون سی کیا کھاد اور کیا دوائیں چھڑکنی ہیں, تو وہ ان کو بولتے ہیں. اس طرح کا سسٹم ہارٹیکلچر میں ہے کیا؟ بالکل یہی سسٹم یہاں بھی ہے. اب وہاں TNV اسکیم چل رہی ہے, وہاں ملازم زیادہ ہیں بیسیکلی, ان کے پاس فیلڈ عملہ کافی ہے. ہمارے پاس فیلڈ عملہ کم ہے, ہمارے پاس اتنے ملازم نہیں ہوئے, شارٹ آف اسٹاف سے کہتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نبھا رہے ہیں جو اگر کم بھی ہے لیکن بڑا دیہاتی علاقوں تک وہ جاتے ہیں, بڑا تو ایکٹیو ہے. وہاں سے ایڈوائس ان کو دے دیتے ہیں بالکل کم ہے, باغبانوں جیسے کو. آپ ان کے زونز ہوتے ہیں,
ہر علاقے میں، اس لیے ہمارا بھی زون ہوتا ہے، زونل آفس، جہاں ایک ایچ ڈی او بیٹھتا ہے، ایچ ڈی او ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفسر. تو ایچ ڈی او کے ساتھ 2-4 بندے ہوتے ہیں جسے ٹیکنیشین کہتے ہیں. اچھا، ٹیکنیشین 4 یا ٹیکنیشین 3 یا ٹیکنیشین 7، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ میں جائیں تو وہاں سے فارمرز کے ساتھ رابطہ رکھیں، کسی کو سوائل ٹیسٹ کرائیں، کسی کو دوائی کے بارے میں اطلاع دینی ہے، جانکاری دیں، ان کو فیلڈ میں جانا ہے، ان کا کام یہ ہے، گروور کے پاس جانا ہے، اس سے مشورہ دینا ہے، دوائی کون سی کس ٹائم چھڑکنی ہے، کھاد کتنی ڈالنی ہے، فرٹیلائزر کتنا دینا ہے، بالکل جس طرح میڈیکل میں ہوتا ہے، اور موسم کس طرح رہا اور اس پہ نپٹنے کی کس طرح سے کارروائی ہونی چاہیے. ایڈوائزری کوئی آئی ہے یونیورسٹی سے تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے. بالکل سر. کیونکہ آج واٹس ایپ گروپ زیادہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، تو ہم نے ہر زون میں واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں جہاں ایچ ڈی او، یہ میں نہیں کہوں گا کہ سب کے ساتھ جڑا ہوگا، جی سر. اچھا، یہاں ان کے ساتھ جڑا ہوگا تو وہاں ان کو میسیج یہاں پر ان کو دیتے ہیں، وہ ان تک پہنچے. جی. اچھا ظہور صاحب، یہاں جو ایپل کا سیزن ہے، باغبانی کا جو کام ہے وہ مارچ سے شروع ہوتا ہے، تو مارچ میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پیڑ کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بیسیکلی ہارٹیکلچر اب اراؤنڈ دا ایئر کا کام. اچھا، وہی وہ مطلب میں شروع کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پھر ابھی یہاں جو سیزن شروع ہوتا ہے نا وہ مارچ سے ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم وہ کون سی دوائی چھڑکتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ تو پہلے ہم ایچ ایم او چھڑکتے ہیں. اس کا کیا ریشو ہے؟ مطلب پانی بیسیکلی اس وقت کہنا وہ ٹھیک نہیں رہے گا، یعنی کہ وہ بات اسی ٹائم کی جاتی ہے. اچھا چلو چھوڑیے ظہور صاحب، آگے ہم بڑھتے ہیں. تو پھر ابھی اس وقت یہ جو میوہ ہے اتنا سا بنا ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل سٹیج پر ہے. ڈیولپمنٹ سٹیج سے ہم کہتے ہیں اخروٹ سے کام. ہاں بالکل، اخروٹ کے سائز کا اس وقت ہے، چھوٹے والے اخروٹ کا. تو یہ ڈیولپمنٹ سٹیج بڑی اہم سٹیج ہوتی ہے، بیسیکلی اسی میں گروتھ. جی. کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں. ایک تو دوائی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، وہی دوائی کرنا جو شیڈول میں ہے، اور رجسٹرڈ دوائیاں وہ ساری جو آپ دے رہے ہیں شیڈول میں ہوتی ہیں، وہ رجسٹرڈ اور وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے. آپ اگر جو ابھی شکایتیں آ رہی ہیں، اگر آپ صرف اتنا کرو گے کہ شیڈول والی دوائی لگو گی تو 99% جو یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی. 99%. یہ کہا تھا کہ میں نے ایز پر شیڈول دوائی چھڑکی تو پھر مجھے یہ پرابلم ہو گئی، باغ جل گیا یا اسکیپ بہت زیادہ آ گئی. میں نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی فری ہوگا، لیکن 4%, 5% اس سے زیادہ کسی جگہ. اس پر آپ نے ایک کتاب بھی بنائی، کتاب بھی ہے، وہ ہے پرسکرپشن، یعنی کہ نسخہ. اس میں سپرے شیڈول کہتے ہیں آپ. یہ جیسے کہ ایک نسخہ ہے ایک کسی باغبان کے لیے کہ اس میں سارا کچھ یہ لکھا ہے کون سی دوائی کس ٹائم چھڑکنی اور کس دوائی سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ جو ہمارے پاس جو سپرے شیڈول ہوتا ہے وہ ہر سال نکلتا ہے. اچھا، ہر سال الگ الگ نکلتا ہے، الگ اس میں اپڈیٹ اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی دوائی ہم نکال دیتے ہیں اور کوئی دوائی ہم ایڈ کر دیتے ہیں. اس میں اب دوائیوں کا ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مان لیجیے 10 سال کا پیڑ ہے، 15 سال کا پیڑ ہے، اس میں کھاد کتنی لگانی ہے، کتنے گرام یوریا لگانا ہے، کتنے گرام ڈی اے پی لگانا ہے، کتنے گرام پوٹاش لگانا ہے. اچھا، یہ نہیں کہ ایپل کا ہی ہے، اس میں آپ کو لکھا ہے اخروٹ میں کتنا ڈالنا ہے، انگور میں کتنا ڈالنا ہے، آپ کے پاس ناشپاتی ہے اس میں کتنا ڈالنا ہے. اچھا، اس میں وہ لسٹ بھی ہوتا ہے کہ جو رجسٹرڈ جو یہ دوائی بنانے والے ان کا لسٹ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دوائی ان کا کنٹینٹ ہوتا ہے، اس میں ان کا کنٹیکٹ نمبر ہوتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، اس میں ہر CHO آفس کا ایک کنٹیکٹ نمبر بھی ہے. اچھا ضرور، اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک اخروٹ کے سائز کا اس وقت سیب تیار ہے، اگر اس پر ابھی سکیب موجود ہو تو کیا کریں؟ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کو ہر حال میں ایز پر سپرے شیڈول ہی دوائی. اس وقت کون سی دوائی؟ اس وقت جو سپرے شیڈول میں ہے وہ ہے مینکوزب. اچھا، مینکوزب. ہاں، وہ ہے پروپینب، وہ ہے زائنب، اچھا، وہ ہے زائرم. 4-5 یہ بیسیکلی کنٹیکٹ فنجسائڈ. اچھا، یہ اس وقت چھڑکنے ہیں. یہ لوگ چھڑک بھی رہے ہیں. اگر آپ فیلڈ میں جاؤ گے اگر کسی جگہ کوئی شکایت ہو یہ کہ سکیب ہے تو پھر یہ دوائیں چھڑکنی. اس سے کنٹرول کا اندیشہ ہے اس میں. بیسیکلی یہ پھیلنے نہیں دیتی. اچھا، پھیلنے نہیں دیتی. اب جتنا لگا ہے وہیں پہ رہے گا. اچھا، وہیں اتنا ہی رہے گا. اب یہ اس میں لوگوں کا بیسیکلی ایک کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ وہ سمپٹومیٹک دوائی پاشی کرتے ہیں کہ سکیب ہے وہ والی دوائی لگو. تو جو بھی اس کا ایکسپرٹ ہے وہ ان سے پوچھے کہ پچھلے والی دوائی آپ نے کون سے لگائی. ایسا نہ ہو کہ پچھلے والی اس نے یہ مان لیجیے ڈائفکنازول لگائی،
आगे से आपने फिर उसको डाइफेनकोनाजोल दिया, यानी उसको पिछली वाली हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हर फार्मर को एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए कि उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि पिछली वाली दवाई मैंने कौन सी लगाई और कब लगाई और किस डोज में उसका भी रोस्टर बनना उसके पास होना चाहिए। हाँ, डेटेड होना चाहिए, कौन सी दवाई कब छिड़की है, क्योंकि एक तो इसमें एक तो टाइम ड्यूरेशन भी मामला है, टाइम ड्यूरेशन भी मामला है, दूसरा साल्ट रिपीट तो नहीं हो रहा है बिल्कुल, और दूसरा ऐसा भी होता है, मान लीजिए किसी ने लगाया है कैप्टन लगाया, तो आज उसको उसके इंसेक्ट आ गए उसके बाग में, अब उसको लगाना है, अब जिससे वो पूछे वो क्या मैं इंसेक्टिसाइड कोई लगाऊं, कोई नल्फास या क्लोरोपाइरिफास तो एकदम से बाग जल जाए क्योंकि वो पेड़ पर भी रिएक्शन करेगी। जी जी जी। अच्छा ज़ुर साहब, ये फंजिसाइड और सिस्टमिक में क्या फ़र्क है? कोई दवाई फंजिसाइड होती है, कोई सिस्टमिक होती है? फंजिसाइड नहीं, फंजिसाइड्स ये बेसिकली दवाइयाँ दो किस्म की होती हैं। अच्छा, हाँ, एक है फंजिसाइड्स और दूसरे है इंसेक्टिसाइड्स। फंजिसाइड हुआ जो हमें फंगस वाली बीमारी, अच्छा, जैसे स्केब है, अल्टरनेरिया है, सूटी ब्लॉच है, फ्लाई स्पैक है, इनको कंट्रोल करता है। अच्छा अच्छा। दूसरा हुआ इंसेक्टिसाइड्स हुआ जो कीड़ों को कंट्रोल करता है। जी जी जी। जैसे आपके बाग में वो मोहर आ गया, हाँ हाँ हाँ, कीड़ा कोई आ गया, कोई भी कीड़ा आ गया, हाँ हाँ, या एफिड्स आ गए, वो उसमें इंसेक्टिसाइड छिड़कना है। लेकिन जो इंसेक्टिसाइड्स और जो फंजिसाइड्स आपको चाहिए वहाँ बीमारी है या नहीं है फिर भी छिड़कने, फिर भी छिड़कने। फंजिसाइड तो छिड़कना ही छिड़कना है। अब इंसेक्टिसाइड की बात सिर्फ उस वक्त छिड़कना है जब इंसेक्ट्स हो, कीड़े पड़े, जब कोई कीड़ा हो, बिल्कुल, जब आपको बाग में लगे कि इसमें एफिड्स काफी है, हाँ हाँ हाँ, इसमें मोहर काफी पड़े, हाँ हाँ, या कोई जर्म्स वगैरह हो, नहीं कीड़े, अच्छा कीड़े जो आंख से दिखते हैं, जी जी, या आपके बाग में अगर माइट आ चुका है और आपको माइट दिख रहे हैं कि 8, 10, 20, हाँ हाँ, इसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ। एक तो स्केब की बात हम कर रहे हैं, दूसरी बात है कि रेड माइट है। अभी जून का महीना जो चल रहा है, संजोग स्केल और रेड माइट का इस वक्त टाइम है, तो और इसके अलावा क्या कौन सी बीमारी लग सकती है, क्या अंदेशा है, और ये दोनों किस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं? इसमें रेड माइट में एक कन्फ्यूजन है लोगों में कि वो कहते हैं कि हम एडवांस में ही दवाई छिड़केंगे, अच्छा, रेड माइट नहीं छिड़ेगी। अच्छा अच्छा, इसमें कौन सी दवाई जो भी एक्रेसाइड्स हैं 5-6 हमारे पास हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी है मैजिस्टर वगैरह जो भी आता है रेड माइट की, जी, तो सब काम करते हैं, लेकिन ये तब लगाना है जब आपके बाग में माइट है और आपको आंखों से दिखता है कि 10 भी है, नहीं 3, 4, 5, वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल 4-5 कीड़े आपने माइट के देखे थे फिर आप लगाओगे, तो फिर वो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल, तो जब माइट की तादाद उतनी ज़्यादा हो, यानी 10 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा हो, तब कहीं लगाना है। तो एक एडवांस में अब ऐसा कोई तरीका है कि हमारे बाग में माइट चढ़ी है और भी है, तो एडवांस में सिर्फ एक चीज़ आप लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल्स, यानी जो तेल हम मार्च में लगाते हैं ना, जैसे मैक है, अरबोफाइन है, एट्सो है, तो वही तेल आप इस वक्त भी लगा सकते हो अपने बागों में, लेकिन उसका डोज है सिर्फ 750 ml पर 100 लीटर वाटर। जी सर। उस अच्छा, संजय स्केल को भी कंट्रोल करना है। संजय स्केल के लिए तो इंसेक्टिसाइड और जो रेड माइट के लिए क्या बोले? रेड माइट के लिए भी हम एडवांस में सिर्फ तेल छिड़क सकते हैं। तेल छिड़क सकते हैं, अच्छा, आज भी छिड़क सकते हैं? उसको हम समर स्प्रे। कौन सा तेल? यही तेल, अच्छा, जो हम मार्च में लगाते हैं। एचपी छिड़क सकते हैं, एचपी भी लगा सकते हैं संजय स्केल में अभी। अच्छा अच्छा, लेकिन पौना लीटर संजय स्केल के लिए नहीं, माइट के लिए, एडवांस माइट के, जी जी जी, यानी उस बाग में फिर माइट नहीं आ सकती, क्योंकि वो बेसिकली जो एग्स होते हैं उस पर बैठे उनको किल करेगा, उसमें फिर माइट नहीं आती है। अच्छा, फिर ये संजय स्केल की बात, तो संजय स्केल का सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि जो हम मार्च में ऑयल्स लगाते हैं 2 लीटर पर हिसाब से, पर 2 लीटर पर 100 लीटर के हिसाब से, पर 100 लीटर, यानी कि 4 लीटर 200 लीटर में डालना है, जैसे टब होता है 200 लीटर का, 4 लीटर उसमें डालना है। अच्छा, ये एचपी डालना है? एचपी भी वहाँ 10-12 किस्म के तेल कमोडिटी, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मैक है, एट्सो है, अरबोफाइन है, बहुत सारे सब आपके रोस्टर में है? ये रोस्टर में है, और इस जो स्प्रे शेड्यूल में लिखा है कि समर स्प्रे में कौन कौन सा, जी जी जी, तो समर स्प्रे में भी लगता है ये, तो जो डॉर्मेंट स्प्रे उसमें भी लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका अच्छा मतलब इलाज है। एक तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, और दूसरा उसमें जो आपको जो कीड़े मार दवाइयों पर जो काफ़ी का माहौलियात पर भी सेफ है ये तेल लगाना, तो लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, बहुत लोग तो
बिल्कुल पिछले 8-10 साल से मैक रेड माइट पर नहीं लगा सकते हैं मैक, बैग भी लगा सकते अच्छा, हैं, मैक भी एडवांस लगा में हाँ सकते लगा सकते हैं, पहले ही अक्सर ऐसा माइट उठने के बाद नहीं चल सकता है। जी जी जी, ये आपको एडवांस में लगा, माइट उठने के बाद नहीं काम नहीं करेगा। इस वक्त ये हमारी ये प्रॉब्लम है ये बागबानों की, इस वक्त ये संजो स्केल भी चल रही है और ये रेड माइट भी चल रही है, और एक और बीमारी है कोई ज़रूर साहब, ऐसे ये जो पत्ते हैं ना, सेब के जो पत्ते हैं, सेब के पेड़ के जो पत्ते, ये येलो हो रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये सूख रहे हैं, इसकी ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, ये क्या है? इसमें दो मसले, एक तो है जिसे जो आपने ये लाया, हाँ, ये किसी प्लांट में होता है, ये क्या है? ये इसे कहते हैं एप्पल मोज़ेक वायरस। अच्छा, वायरस है ये वायरस डिजीज है। अच्छा, इसका इलाज नहीं है अभी नहीं है? हाँ अभी नहीं है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट होता है कोई प्लांट होता है। हाँ, बाग में आप देखो मतलब इसमें फैलने का कोई चांस नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं फैलेगा, ऐसे नहीं इंसेक्ट फैलेगा से थोड़ा फैलता है, लेकिन ज़्यादा ही फैलता है जब अगर आप उस पेड़ से आप ग्राफ्ट उठाओगे तो दूसरे पेड़ पर करोगे या बड़ करोगे पायवंद, उस पेड़ की पायवंद दूसरी तो उसमें हो जाएगी। तो ये अब उन को मतलब फार्मर्स को चाहिए कि वो इसमें टैग करें, टैग लगाएं, तो बाद में उसके पायवंद न ले लें वो जी जी। अभी इमीडिएट इसका इलाज क्या है? ये जो शाख, जिस शाख पे ये लगा है उसको काटना है? फिर नहीं, उसको कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, उसका कुछ असर बेसिकली ये वाले पत्ते नहीं गिरते हैं। अच्छा, न गिरते नहीं, सूख जाते हैं, ये उधर सूखते भी नहीं है, क्योंकि ये कमजोरी लाते हैं पेड़ में कमजोरी, फोटोसिंथेसिस तो बनता नहीं है इसमें, क्योंकि ये ग्रीन कलर तो है नहीं, ये उधर ही रहेगा, तो उसमें जो फ्रूट लगेगा वो भी थोड़ा कमज़ोर रहेगा, साइज में कम बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन इसको ऐसे रखना चाहिए, ये कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये ऐसे हवा के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए नहीं फैलता है, एक्सेप्ट सिर्फ आपको पायवंद नहीं करना, जिस पेड़ में है उसी पेड़ में रहेगा। अगर आप देखोगे कि हाई डेंसिटी जो हमने लाई है पिछले 2-4 साल से, उसमें वायरस इंडेक्सिंग होती है। वायरस इंडेक्सिंग मतलब ये हुआ कि वो सारे प्लॉट को एक मशीन में डालते हैं, तो वो मशीन दिखाती है कि इसमें वायरस तो नहीं है। बिल्कुल सर। तो अगर आप देखो वहाँ टैग लगा होता है, वाइट टैग उसमें, तो इसका मतलब ये टेस्ट करके आया है उसमें वायरस नहीं है। तो ये वाली आप जो यहाँ लोकल बाग है उन्हीं में, आप किसी हाइब्रिड से बाग में हमें ये नज़र नहीं आया, क्योंकि उसमें वायरस टेस्टिंग पहले ही है। जी जी। तो अब अगर लोगों ने उसमें भी ऐसा किया कि वहाँ से पायमा लगा कर उसको किया, तो उसमें भी फैल जाएगा, तो वो ये चीज़ अब इस तरह से इसका फैलने का अंदेशा है। येलोनेस आज आ रही है, जिसे हम कहते हैं नेक्रोटिक ब्लॉच। तो नेक्रोटिक ब्लॉच बजाय खुद कोई बीमारी नहीं है, ये जिसे हम कहते हैं कि मौसमी तगीर तब्दील, अभी मान लीजिए अभी धूप है तो फिर बारिश आएगी, अचानक बारिश आएगी, तो एकदम से पत्ते पीले पड़ते हैं और नीचे गिर जाते हैं, घास भी खत्म हो जाती है। ये हीट अप जो जमीन होती है ना, इसमें से वो निकलते हैं जो वेव्स निकलते हैं, ये हॉट वेव्स निकलते हैं, ये हॉट वेव्स पेड़ों पे भी लगती हैं, फसल पे भी लगती है। तो इसका बेसिकली ये है, बेसिकली इसमें जो हम कहते हैं कि इट इज़ इम्बैलेंस ऑफ जिब्रेलिक एसिड, एक हार्मोन होता है, उसकी वजह से उसमें इम्बैलेंस होता है, और सिर्फ उन प्लांट्स में होता है जो जिसमें फ्रूट कम लगा या बिल्कुल ही नहीं लगा। पहले ये सिर्फ गोल्डन डिलीशियस पर ही आता था, अब ये बाकी वेराइटीज़ पर भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब लोग इसको कहते हैं, मतलब लोग इससे परेशान होते हैं कि यार बाग तो सरसब्ज था, ये तो अब ये पीला पड़ गया, ये तो सारे, लेकिन इसमें घबराने की इतनी बात, अगर मान लीजिए 8-10% ही पत्ते ये हो गए, पीले पड़ गए, तो वो गिर जाएगा, तो फिर से ठीक हो जाएगा बाग, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा है, अगर उसको ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसमें जो दवाइयाँ हैं वो भी शुरू में ही दवाइयाँ हैं, जैसे प्रोपिनेब है या मेनकोजिब है या ज़ाइनेब है, ये दवाइयाँ हैं जो इसमें बड़ा अच्छा काम करती हैं। लगाने के बाद 1-2 दिन के बाद आप जाओगे तो आपको बिल्कुल ग्रीनरी वहाँ, बेसिकली इसमें जिंक एक किस्म की जिंक वाली दवाई है, वो ग्रीनरी फिर से लाती है। तो इसमें इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन हाँ, अगर यानी कि ग्रोवर को कंसल्टेशन लेनी है, आपका जो फील्ड ऑफिसर है उससे, टेक्नीशियन है उससे कंसल्टेशन लेनी है, और जो वो दवाएं प्रिस्क्राइब करेगा वो छिड़कनी है, तो वो ये बीमारियां कंट्रोल में आ सकती है। तो ऐसे हम अगर देखते रहेंगे तो ये फैल भी सकती है, और पेड़ को ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लोग मशवरा भी उससे करते हैं, दवाई बेचने वाले। हाँ, दवाई बेचने वाले उसी को बेसिकली समझते हैं कि ये एक्सपर्ट है। बिल्कुल। दवाई बेचने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं होता, उसका काम है सिर्फ दवाई बेचना, दवाई दे बीमारियों के बारे में, उसको साल्ट के बारे में, उसके कंसंट्रेशन के बारे में
कुछ पता नहीं होता, उसको सिर्फ एक चीज़ पता होती है ये कितने की है, ये कितनी की इसकी है, बस, कीमत बस, कितनी है, मुझे कितने आई है, मैं इसको कितने में दूंगा। जी। तो ये चीज़ उसको मालूम होता जी, है। जी, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं वो इस वजह से आ रही है कि एक फार्मर उसी से पूछता है, दवाई बेचने वाले से पूछता है। अच्छा ज़ोर मैं क्या साहब दवाई मुझे दूंगा? ये बताइए, आप कहते हैं कि 52 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया में हैं जो जहाँ सेब प्रोडक्शन है, जहाँ सेब प्रोडक्शन है, कॉफ़ी, और सारी फहरिस्त टॉप पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। अच्छा ज़ोर साहब मुझे ये बताइए कि जो अगर हम यूरोप का सेब ले लें, ईरान का ले लें, या इंग्लैंड का ले लें, या चाइना का ले लें, या अमेरिका का ले लें, या स्विट्ज़रलैंड का ले लें, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं और उनका सेब भी होता है, बढ़िया होता है, क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में होता है। हमारा ये मुकाबला नहीं कर सकता है, उनकी जो प्रोडक्शन है उसके साथ नहीं मुकाबला होता है। हमारा क्यों कमज़ोर सेक्टर है ये हॉर्टिकल्चर? हम जो बेसिकली जिसे हम कहते हैं ना कि चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हम बड़े लेट हुए। जो हमें आज से 50 साल पहले करना था वो हम आज कर रहे हैं। ये बात है। तो उसमें जो हाई डेंसिटी आज कंसेप्ट है, तो यूरोप में 100 साल पहले आया, अब वो काफ़ी आ गया हमसे। जी। अब हम इसको ला रहे हैं। तो लेकिन अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हम आज वो फ्रूट निकल रहा है तो वो तो इक्विवेलेंट है, उसमें आप पहचान नहीं कर सके कश्मीर का है कि यूरोप। जी सर। अच्छा ज़ोर साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सेब के जो पेड़ है डिल्शन की, खासकर उसकी मैं बात करूँगा, डिल्शन ज़्यादा ये स्केप पकड़ता है, ज़्यादा स्केप पकड़ता है और ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, ये क्या वजह है इसकी? अब ये वैराइटीज़ का फ़र्क है। जैसे अभी यहाँ जो कश्मीर में अभी डिल्शन जो राइज है, जो राइज है, अब डिल्शस के जो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ कौन सी वैरायटी ने अडॉप्ट किया। अच्छा, जैसे कि अमेरिकन बहुत कम पकड़ता है। वही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये वैरायटियल फ़र्क होता है। जैसे अमेरिकन में बहुत कम लगता है, कम पड़ता है, स्केप कम पड़ता है, उसमें माइट भी कम आती है, उसमें इतना ही नहीं, उसमें जो रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। अगर बर्फ भी पड़े, वो फ्लावरिंग में हो, बिल्कुल, तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, बिल्कुल, उसमें पॉलिनेशन का भी इतना असर नहीं होता है। लेकिन डिल्शस हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। अच्छा। अगर इसका पेड़ भी बड़ा सेंसिटिव होता है, इसके आसपास अगर माहौल भी अगर खराब हो वो भी इस पे इफेक्ट लगता है। नहीं, अगर इसके आसपास आपको क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनाइजर्स ना हो, गोल्डन डिल्शस ना हो, रेड गोल्ड ना हो, ग्रेनी सीमित ना हो, जो अभी यहाँ लोगों में कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं निकलता जो अभी इस वक्त है कि इट इज़ हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड। तो लोग जो शिकायतें करते हैं कि फ्रूट सेट ही नहीं हो रहा, तो हो जाएगा कहाँ से? हो जाएगा। आपने उसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन रखी नहीं है। हाँ। आपने लगाया उसके साथ अमेरिकन और डिल्शस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या लगाना है? इसके महाराजी लग सकता है? नहीं, महाराजी नहीं, क्योंकि महाराजी तकरीबन 10 दिन बाद निकलते हैं। अच्छा। क्रॉस पॉलिनेशन में सिंपल एक चीज कि जिन दो वेराइटीज का एक साथ फूल निकलते अच्छा, एक साथ ब्लूम में एक साथ फूल निकलते हैं, वो बेसिकली सबसे बेस्ट है। तो जो डिल्शस का निकलता है वो गोल्डन डिल्शस से मैच होता है। आपका है क्या कहते हैं उसका, रेड गोल्ड है, अच्छा, ग्रेनी सीमित है ना, एवं गाला मस्त है, तो ये एक साथ निकलते हैं उसके फूल। तो ये इसके लिए यानी कि ये भी एक तरीका है इस बीमारी को कंट्रोल करने का। इसमें तो कहीं वो मेल फीमेल का, तो इसमें तो यही है मेल फीमेल। अच्छा। दूसरी वेराइटी साथ में रखनी तब कहीं जाके इसमें। अच्छा, ये क्रॉस पॉलिनेशन मेल फीमेल इसका यही है। जी। अच्छा, ये सही बात है। अमेरिकन में जरूरी सही बात है, अमेरिकन सेल्फ पॉलिनेटेड। जी। अच्छा ज़ोर साहब, आप कहते हैं कि इस वक्त जो नए पेड़ आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, या कहाँ जर्मनी से आ रहे हैं, या इंग्लैंड से आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? जैसे मैं एक ज़माने में दिल्ली गया था, तो मैंने वहाँ $50 की एक किताब जिसका लगभग 4,500 रुपये उस वक़्त, तो मुझे वो मिली 100-150 रुपये में। 4,500 रुपये की किताब मुझे 100-150 में मिली है। मैंने समझा मैंने ये जीता है, मैंने कमाया है, मैंने कुछ पाया है। ये 4,500 की किताब है, मुझे 150 रुपये मिली। जब मैं इसकी स्टडी करते गया तो फिर मुझे पता चला ये जो किताब मैंने ली है ये अमेरिका में रिजेक्टेड है, फिर दिल्ली में आ गई, ये पायरेटेड है। दिल्ली में आ गई। मैं समझा कि मैंने जीता, मगर एक्चुअली वो 50 साल पुरानी किताब थी।
جو ہمیں ابھی اس کی جانکاری نہیں تھی. یعنی 50-100 سال ہم پیچھے چل رہے تھے, جو وہاں ریجیکٹ ہو رہا ہے وہ ہم کو دے رہے تھے. تو کہیں پیڈ میں پہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پہ ریجیکٹ پیڈ کریں ہم کو دے رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں ریجیکٹ ہے, لیکن ہاں یہ کہ اس میں اور زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. جی تب تک جب تک ہماری پروڈکشن یہاں پہ ہو جاتی ہے اس کی. وہاں جو روٹ سٹاک ہم یہاں بنا رہے ہیں M9, تو وہاں اس سے بھی ایڈوانس یہ والی ٹیکنالوجی انہوں نے 100 سال پہلے اڈاپٹ کی ہے. صحیح بات ہے. لیکن چلو اگر دیر آئے درست آئے کہتے ہیں, صحیح بات ہے. ایک ساتھ اگر ہم اس ٹیکنالوجی پر لے لیں گے تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. جیسے آپ کو باغ میں جانا ہے تو وہاں پورا آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے. جی تو پھر ریفریجریٹڈ وین میں بھر کے پھر کولڈ اسٹور میں پھر ہوائی جہازوں کے ذریعے وہ بھی ریفریجریٹڈ ہوتے ہیں, ہے نا. تو مارکیٹ میں جاتا ہے, مارکیٹ بھی پھر وہ اس میں بھی آٹو کنٹرول ہوتا ہے سارا. تو ابھی یہاں وہ ٹیکنالوجی ابھی یہ فی الحال چلے گا جب تک انفراسٹرکچر پورا بن جائے گا. جی سر, تھوڑی سی یادداشت ہے میرے کو. ایک منتری ہے اپنے یہاں کا, اس نے گراس جو پارک میں لگانا تھا وہ بھی انگلینڈ سے منگایا تھا. گراس یعنی کہ گراس میں بھی فرق ہے. جو یہاں کا گراس ہے اور جو وہاں کا گراس ہے وہ ایڈوانسڈ ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, اور یہاں کا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. تو وہاں سے جو گراس جو منگایا ہم نے, وہ والا جو اس میں جیسے نیو ویرائٹیز آتی ہیں وہ گراس برف میں بھی سبز رہتا ہے. بالکل, وہ ونٹر میں بھی آپ کو سرسبز دکھے. بالکل. اچھا ٹھیک بات ہے زور صاحب, یہ بیسیکلی ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کا فرق ہے. یورپ اور ہماری جو پیداوار ہے سیب کی, اس میں ٹیکنالوجی کی فرق ہے. پھر بات کریں ہم, یہ جو 4 سال کا جو عرصہ ہے 2016 سے, یہ تو محکمہ باغبانی یا گروورز پر بہت باری گزرا ہے. کبھی یہ ہڑتال سے جوجھ رہے ہیں, کبھی یہ کووائڈ سے جوجھ رہے ہیں, کبھی یہ باقی چیزوں سے انہوں نے یہ پریشانی ان کو ہوئی ہے. اچھا یہ بھی ایک پریشانی ہے ان کو کہ ان کو بازار میں اصلی دوائی کے بجائے نقلی بھی ملتی ہے. آ جاتے ہیں دھوکے میں آ جاتے ہیں, یا کوئی یہ پیسٹ سائڈ جس کی دکان ہے وہ بھی کہیں غلطی کر پاتا ہے, یا لالچ میں آ کر کے وہ بھی ایسی دوائیں مکس کر کے بیچ دیتا ہے. تو اس وجہ سے بھی کیا کوئی کنٹرول ہے, کہیں پہ جانچ ہو رہی ہے ان دواؤں کی, لوکلی کی میں بات کر رہا ہوں. بیلنسز تو ہر جگہ ہے, گورنمنٹ کے ہر سسٹم میں ہوتا ہے. جیسے ابھی آج کوئی بھی دوائی اگر وہ دکان پر ہے تو وہ ٹیسٹ کے بغیر ادھر نہیں رکھ سکتے. لوکل میں ہم کنٹرول ہے ہمیں کوئی ان پر, ان کو ہم روز چیک کریں یا 2 دن بعد چیک کریں کون سی دوائی رکھی ہے, کیا دوائی رکھی ہے, کیا بیچی ہے. الگ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی اس کے, اس کا ڈائریکٹر ہی الگ ہے, ایگریکلچر کے انڈر آتا ہے. لیکن ہمارے پاس بھی تھوڑے بہت پاورز ہیں, ہم بھی سیمپلنگ کرتے ہیں. لیکن آج تک یہ بھی ہوا, جو مطلب یہ ٹھیک ہے شکایتیں کرتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی فارمر آئے کہ وہ کہے کہ یہ والے جو اخباروں میں نکلتا ہے کہ یہ بیچ خراب ہے, یہ بیچ خراب ہے. پھر وہ ایک لفافہ لاتا ہے کہ یہ والا لفافہ میں نے خریدا ہے یا میں نے باغ میں دیکھا, ایون یوزڈ لفافہ, کہ یہ والا مس برانڈ تھا, یہ کیسی ہے, اس نے کیسے بیچ دیا, اس نے مجھے کیسے دیا. آج تک ایسی کوئی مثال نہیں ہے. باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن پروف کوئی نہیں دیتا. تو پروف آگے کوئی آتا ہی نہیں مکمل پروف کے ساتھ, مکمل پروف کے ساتھ کوئی آگے آتا نہیں. چھڑکنے کے بعد وہ کہا تھا کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جعلی ہے, یہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تو بالکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ, اس کے پاس تو بالکل رسید پروف لے کر, مکمل پروف لے کر کوئی سامنے آتا نہیں. پروف لے کر ایسی شکایتیں تو ہے, ایسی شکایتیں زبانی شکایتیں ہیں. تو وتھ پروف ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن جو ہی ہمیں پتہ, پھر بھی ان کے پاس ہمارا پورا کنٹرول رہتا ہے کہ دوائی ہم چیک کرتے ہیں, نئے سیمپلز اٹھاتے ہیں, ادھر بیچتے ہیں. پھر جو خراب نکلتا ہے بہت کم نکلتے ہیں خراب. ایسا ہے نا کہ جیسے کہ میڈیسن میں, ہیومن میڈیسن میں ہر سال 50, 60, 70, 20, 100, 200 دوائیں ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ اب بین ہے, یا اس کو یا صحیح سرکولیٹ نہیں کرنا ہے, کہیں سے سٹاک ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس کی جگہ پہ وہ نئی دوائی انٹروڈیوس کرتے ہیں, نئی دوائی. یہاں پہ مجھے لگتا ہے تک 50 سال سے خالی ڈائتھین ہی چلتا ہے, خالی ڈائتھین چلتا ہے انڈوفل کا. اگر آپ سپرے شیڈول آپ دیکھو گے, آج سے 10 سال پرانا سپرے شیڈول پھر آج نکل, تو آپ دیکھو گے واسٹ ڈفرینس ہے. تب ایک دوائی تھی, آج دوسری دوائی ہے. سارے سالٹ سب چینج ہو رہے ہیں, سارے سالٹ چینج ہو رہے ہیں. یہی تو میں بات کر رہا ہوں. اب مجھے لگتا ہے 50 سال سے انڈوفل کیمیکلز کی جو کمپنی ہے, صرف ڈائتھین یہاں بکتا ہے, ڈائتھین چلتا ہے. نہیں, انڈوفل تو ایک کمپنی مینکوزیب ہے, بہت ساری کمپنی کے ساتھ انڈوفل بھی ہے. انڈوفل بھی ہے, اب یہ نہیں کہیں گے کہ شروع سے انڈوفل آ گئی. شروع میں کہتا ہوں شروع سے انڈوفل آ گئی. پرانی کمپنی ہے, ساتھ تو باقی کمپنی ٹاٹا بھی ہے, فل بھی ہے.
वासप भी तो है। इसमें कोई अपग्रेड नहीं हो रहा है? ये जो इंडोफिल की ये डाइथिन आया है ना, नहीं, इसमें हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन है। अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके सिंगल प्रोडक्ट्स होते हैं। और कश्मीर तो एक मिनिस्कूल है, तो ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर को दवाएं देते हैं, ये तो मल्टी। अच्छा, पहले ये ग्रोवर पहले सर बता रहा था कि मैं ये डाइथिन की 1 या 2 स्प्रे कर रहा था और मेरी बाग से जो स्केप थी वो कंट्रोल में हो जाती। अब 7-8 स्प्रे भी कर रहा है तो स्केप कंट्रोल नहीं होती है। ये अब पहले बाग भी कितने थे? जैसे एक बाग है गांव में, एक बाग था, आसपास कोई बाग था ही नहीं, तो थी नहीं। तो इसलिए अब चूंकि अब फैल गया है, लोगों ने जब से पैडी में ये लगाया ना, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट अब लोगों ने खुद ही चेंज किए है। पैडी लैंड में आप बाग लगाओगे, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे ये डिजीज फ्री रहेगा, तो ये नामुमकिन है। और फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि यूरोप में इस वक्त भी 30-35 पाशें करनी पड़ती है, अभी हम 7-8 पर ही है। ओह आप गौर करो, अब वहाँ वो नहीं कहते हैं कि हम 35 क्यों लगाते हैं, हम 7-8 पर हम अभी गौर करें। अच्छा ज़ूर साहब, ये बागात जो है ना, ये हाइट्स पर भी है और ग्राउंड लेवल ये प्लेन में भी है। हाइट्स और प्लेन में फ़र्क है क्या? हाइट का जो फ्रूट है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें डिजीज कम आती है, फर्मनेस ज़्यादा होती है, रंग उसका। प्लेन में अगर जो लोगों ने पैडी में लगाए हैं बाग या जो वेजिटेबल आर्चर्ड्स में लगाए ना, जैसे सोपर में आप देखते हैं, ये बेसिकली वेजिटेबल ग्रोवर्स। जी। तो 8-10 साल इसमें वेजिटेबल निकालते हैं, फिर उसमें बाग लगाए। तो जो सॉइल उसकी होती है वो सारी चेंज होती है। उसमें चूँकि वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल उसमें करते हैं वो तो एप्पल के लिए बिल्कुल सूट नहीं करते। जी। जैसे वो सूर वगैरह इस्तेमाल हाँ। वो नाइट सॉइल काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उसमें मॉइस्चर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर जब एप्पल का बाग लगे तो उसमें सेंजो स्केल का अटैक होता है, बिल्कुल। उसमें डिजीज काफ़ी आती है, तो क्वालिटी का फ्रूट वो नहीं निकलता है। तो जो ऑल्टीट्यूड पहाड़ियों पर जो बागात होते हैं, तो ठीक, सिर्फ उनको एक ही मसला है यहाँ कि इरिगेशन का। हाँ, जिस जगह पानी का मामला होता है वहाँ पे, तो बाकी तो वहाँ पेड़ सूख जाते हैं, इसलिए कि पानी का बीमारी। बल्कि मैं आपको कई इलाके वहाँ तो जानते हैं नहीं कि मॉइस्चराइज्ड वहाँ पे मिट्टी होती नहीं। माइट किस चीज़ का नाम है वो जानते ही नहीं। अच्छा। ऑल्टरनेरिया कौन सी बीमारी होती है वो जानते ही नहीं। 5000-6000 फुट की बुलंदी पर जो बाग है, जी। तो वहाँ डिजीज फ्री होती है। 2-3 दवाएं, 4 दवाएं, जैसे हम कल यमर जलवारी थे तो बड़ा अच्छा फ्रूट है, वहाँ किसी जगह स्केब नहीं, कोई बीमारी नहीं। अच्छा, 3-4 दवाएं। हुजूर साहब, ये जो हम बागात की बात कर रहे हैं और फिर ग्रोवर की बात कर रहे हैं, तो हार्टिकल्चर से कुछ स्कीमें बन रही है, मतलब इसको देने के लिए कुछ, मतलब कोई ग्रास कटर है, कोई वो है क्या है, स्प्रे मोटर है, या और भी कुछ चीज़ें हैं, है कोई ऐसी स्कीम जो इनके लिए है? स्कीम्स 4-5 हैं जो चल रही है, सारी सेंट्रल सपोर्ट स्कीम है। अच्छा, जिसका पैसा दिल्ली से आता है। इसमें क्या क्या है? स्कीम्स में सब स्कीम्स का एक ही मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी को लोगों में फ़रोग दिया जाए। अब ये नहीं है कि जैसे ट्रैक्टर है, अब ये नहीं कि गाँव में जैसे 100 लोग हैं तो 100 ट्रैक्टर मिलेगा। ट्रैक्टर 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे डिस्ट्रिक्ट, या 5 आएंगे, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जाएगा, सब लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का कंसर्न ये नहीं होता है कि सबको मिला, गवर्नमेंट का कंसर्न ये होता है कि एक लाएगा, दूसरा देखेगा इसको, कि इसने जैसे ट्रैक्टर लाया, जागरूक करना है इनकी जो ये सोच अवेयर करनी है। बाद में तो गवर्नमेंट सब्सिडी उठाती है। बिल्कुल। जैसे आपको गैस में जो आज से 10 साल पहले सब्सिडी मिलती थी वो तो आज नहीं मिल रही है। अगर आप कल हटाएंगे तो आपको फिर भी लाओगे, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की है, इंट्रोड्यूस तो हुई है, आपको आदत हो गई, आप गैस के बगैर नहीं चल सकते। बिल्कुल। इसी तरह ये भी है, पहले तो एक ट्रैक्टर है और टिलर भी है, ये तो इसका छोटा मोटा आ गया मैकेनाइजेशन जो भी हार्टिकल्चर में लगती है वो सब्सिडी पर, स्प्रे पंप है। लेकिन मैं फिर कहूँगा हर एक को नहीं मिलेगी, वो होता है 4%। फिर भी गवर्नमेंट सरकार कोशिश कर रही है कि हर साल कुछ न कुछ ग्रोवर को मिले, स्प्रे पंप है, तो इसमें वो सब्सिडी भी होती है, या वो घास काटने की मशीन सब्सिडी भी होती है, ब्रश कटर। ये जनरली सब्सिडी जो होता है 30 से 50%। अच्छा, 50%, कोई चीज़ नहीं, फ्री में कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ग्रोवर अक्सर ये शिकायत कर रहे हैं कि असर रसूख वाले को ज़ूर साहब मिल रहा है,
अब मान लीजिए उसी ग्रोवर को दे देंगे, मान लीजिए, तो वो भी असर रसूख वाला ही वो भी होगा, असर उसी रसूख वाला ग्रोवर हो गया, जो सबके लिए नहीं है। अगर आपको 100 बंदों में से 2 को देना है, हाँ, ये सही तो वो बात 2 आप तो फर्स्ट असर रसूख वाले ही होंगे। असर रसूख वाले इसको कहोगे। तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एमएलए है या कोई अब वो मिनिस्टर तो है है नहीं, वो लिख के देता है चिट्ठी पे कि इसको दे देना है। आज बेसिकली पंचायत राज, आज पंचायत राज। आज उनके बगैर नहीं मिलता। हाँ, हाँ। तो आज जो लिस्ट वो देते हैं हमें, उन्हीं को मिलता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि पंचायत जो राज है वो फिर लोग इसको किस हिसाब से लेंगे, लेकिन जो सरपंच है वो बेसिकली उसी गांव का रहने वाला होता है ना, तो उसको पता है गांव में जैसे शेड बना, अब शेड लगेगा उसको जिसके पास 3-4 हज़ार पेटियाँ निकलती होंगी, जी। अब वो उसको नहीं देगा ना जिसके पास 200 पेटियाँ निकलती है, वो शेड में रखेगा क्या? जी जी जी। अब वो 200 वाला करता है शिकायत की मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला, तो शेड उसको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। 200 ही है, तो लगेगा किसको? अच्छा ज़रूर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है सरपंच भी गड़बड़ कर रहे हैं, आप इस पर वो नजर हम रखते देखते हैं? हम इस चीज़ पर नज़र रखते हैं कि कहीं हम इसकी तो देखते हैं शिकायत कि- तो नहीं basically आ रही है कहीं से, लोग इसने लोगों को परेशान किया? शिकायतें अलग चीज़ हैं, शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन अच्छा, आती रहती है। मान लीजिए आपकी चिट्ठी आई सरपंच से दे कि गुलाम हसन को दे दो ये चीज़, शेड दे दो मान लीजिए, तो उसमें और भी कागजात होते हैं, जैसे हम देखेंगे इसके पास Formalities? फॉर्मेलिटीज, ज़मीन होल्डिंग कितनी है, बिल्कुल हम सर। देखेंगे इसके पास ज़मीन इतनी है नहीं, शेड लगेगा, तो हम रिजेक्ट करेंगे, जी जी। या वो फार्मर ही नहीं है, फार्मर ही नहीं है, ये भी है। तो दुकानदार है, इसको क्या करना है, तो हमें पता बिल्कुल चलता है। बिल्कुल सही सर। हमारे पास भी इसके आदाद शुमार होते हैं, इसका आधार कार्ड है, उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ये मोटी मोटी चीज़ें हम देखते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करते हैं अपने तारुक से, तो जब हमें सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं ये ठीक है, हमारी क्राइटेरिया में ठीक आता है, तब हम उसको देते हैं। ठीक है ज़रूर साहब, हम अब आखिर में आपसे अपना पैगाम, आप इन ग्रोवरों को क्या देना चाहते हैं, तो आप ज़रा सा अपनी ज़बान से ग्रोवरों को, आम लोगों को जो ये बागात, जिनका ताल्लुक बागात से है, सेब से है, कहीं ये शोपियान का हो या पुलवामा का हो या श्रीनगर का हो या बांडीपुरा का, कुपवाड़ा, बारामूला का हो, इनको कुछ फ़ायदा मिले, कोई ऐसी इनको मैसेज दीजिए आप सर। मैं बस सिंपल एक मैसेज दे दूँगा जो इस ट्रेड के साथ वाबस्ता है, जिनकी रोज़ी रोटी इसी पर है, तो उनको, क्योंकि ये पुराना ज़माना गया अब वो, क्योंकि अब इसमें ये हाईली सेंसिटिव क्रॉप बन गया है, तो इसमें जब तक ना आप तालमेल रखोगे डिपार्टमेंट के साथ, उनके एक्सपर्ट्स के साथ, तो इन टच रहोगे, तब कहीं जाके आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने मतलब दुकानदार के कहने पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, वही दवाइयाँ लगाई, वही खाद लगाई, तो फिर तो नुकसान होना ही होना है, नुकसान तो होना ही होना है। जी जी। क्योंकि हर बार वो ठीक नहीं होगा। जी जी जी। तो इसमें आप सेफ साइड रहोगे, फार्मर सेफ साइड रहेगा, तब कहीं जाके, और उसमें टेक्निकली बेसिकली फार्मर को खुद ही अपग्रेड करना है, ये दूसरे पर निर्भर मत रहे, ये खुद रहे कि और मेंटेन करे अपने पास डेली, कौन सी दवाई लगाई, कब लगाई और किस डोज में लगाई। अब दूसरी दवाई उसके साथ वो लगानी जो उसके साथ मैच करती हो, मैच करती जो ऐसा नहीं कि वो पेड़ पर भी रिएक्शन करे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखकर इंशाल्लाह ये बाकी तो, और हम इसके बगैर कुछ कर नहीं सकते, तो हार्टिकल्चर ही तो आपका जो ज़मीन है, तो वो तो हार्टिकल्चर के लिए ही खुदा ने इसको बनाया है, हमारे एनवायरनमेंट इसके लिए। और सिर्फ एप्पल ही हार्टिकल्चर नहीं है, जो डाइवर्सिटी है, जैसे एप्पल है, पीच है, पलम है, चेरी है, एप्रिकॉट है, स्ट्रॉबेरी है, सैकड़ों किस्म के फ्रूट्स हैं जिनका अच्छा मार्केट भी है, जिनकी डिमांड भी है, तो उसमें भी लोगों को आगे आना चाहिए, सिर्फ एप्पल की तरफ ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा ज़रूर साहब, थोड़ा मुझे याद आ रहा है, ये हम चलते चलते आपसे पूछना चाहते हैं कि गांधरबल एरिया में मैं गया हूँ कई बार, तो वहाँ मैंने देखे वो बड़े बड़े पेड़ है, 7-8-10 पेटी वाला पेड़ है, मगर उन्होंने ग्राउंड में सब्जी भी लगाई है, ज़मीन में सब्जी भी लगाई। एक तो वो पेड़ से फल भी ले रहे हैं, दूसरी वो सब्जी भी ले रहे हैं, इससे तो कहीं खतरा तो नहीं है पेड़ को? या क्रॉपिंग तो यहाँ भी हो रही है, अब जिस बाग में जाओगे ये ठीक है क्या? वहाँ राजमाश भी होगा, ये ठीक है क्या? अब हम एडवाइस करते हैं कि जैसे मक्की लगाए तो वो तो बड़ा होता है, उसमें से क्या भाई, और वो हवा का भी इंटरसेप्शन हो, जैसे वो कुछ चीज़ें जैसे नीचे रहती है, जैसे दालें हैं, आपने राजमाश लगाया, उसमें मूंग लगाया या सब्जी वगैरह, तो वो ऊपर नहीं चढ़ती, और वो जमीन को फर्टाइल भी करता है। अच्छा, हम इनकरेज करते हैं, यानी कि वो ठीक है, उनको लगाना चाहिए बागातों में। ठीक है ज़रूर साहब, दालें लगाना चाहिए। सब्जी तो क्योंकि सब्जी में आपको इरिगेशन काफ़ी देनी पड़ती है, वो सूट नहीं करती हमारे फ्रूट के साथ, तो लेकिन मसला नहीं। नाज़रीन, ज़ोर साहब ने बहुत अनमोल बातें कही हैं ग्रोवरों के लिए, सेब उगाने वालों के लिए, इनकी बातों पर हमने ध्यान देना है। और ज़ोर साहब कहते हैं कि अगर आपके बगीचे में, आपके बागात में सॉइल की प्रॉब्लम हो, सॉइल कमज़ोर हो, हमारे पास टेक्नीशियन है,
वो बाग में आकर के सोइल का टेस्ट ले लेगा। अगर आपके बाग में स्केब हो, संजीव स्केल हो या और कोई बीमारी हो, रेड माइट हो, तो इनके पास साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर्स भी है, इनके पास टेक्नीशियन भी है। ग्राउंड लेवल पर टेक्नीशियन काम करता है, आपसे उनसे कंसल्टेशन लेनी है। कंसल्टेशन अगर वो नहीं आता तो आपको ज़ोर साहब को बोलना है कि हमारा कंसल्टेंट कौन है, ये उनको वहाँ भेजेगा। अगर नहीं आता आप शिकायत कर लीजिए। यानी कि आपको हर वक्त कंसल्टेशन की ज़रूरत है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, तभी तो आप कामयाब होंगे इस एप्पल क्रॉप को ग्रोथ करने में, तभी तो आप कामयाब होंगे इस एप्पल क्रॉप को आप कंपटीशन में लाने के लिए। तो ज़ोर साहब ने जो बातें की है वो बहुत ही अनमोल बातें हैं। हम आज यहीं पे ये ख़त्म कर देते हैं ये प्रोग्राम मुलाकात। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया।